अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुकरम सुल्तान सहू है और आज हम अपने इंग्लिश एसे की जो हमारी इंग्लिश एसे की सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 2 हमने करना है। प्रीवियसली हम लोगों ने अपने सीरीज़ में काम किया था एक एसे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का एसे होता है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, हमने उस पर वर्क किया था और साथ हमने डिकोडिंग पे भी वर्क किया था। एसे का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो उस एसे की आउटलाइन होती है जो एक बुक्स के कंटेंट की तरह होती है। यानी जब आप एक बुक पढ़ने लगते हैं तो उसके सबसे पहले जो पार्ट आता है वो कंटेंट आता है, उसी की बेस पे आप इस चीज़ का फैसला करते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर बुक पढ़नी है या इसको छोड़ देना है। सेम इज़ द केस विद द इंग्लिश एसे के एग्जामिनर भी एक एसे की पहले आउटलाइन देखता है और वहीं से फैसला कर लेता है कि आया उसने इस एसे को जो 40 का थ्रेशोल्ड लेवल है वो क्रॉस करवाना है या इसको 30s और 20s में जो है फ्लंक करवा देना है। एसे के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं वो हमने देखे, आउटलाइन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका लिखना लाजमी होता है। नंबर 1 आपके पास एक आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट होती है। फिर थीसिस स्टेटमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की है। कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट की एक सेपरेट हेडिंग देते हैं, कुछ लोग आउटलाइन में ही इंट्रोडक्शन के नीचे 3-4 लाइंस की थीसिस स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अगेन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल। इस पर कोई इतना इशू नहीं होता कि एग्जामिनर इस पर आपको पेनलाइज कर देगा एंड सो। थीसिस स्टेटमेंट पे फिर लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितनी होनी चाहिए। आमतौर पे ये 3 to 4 लाइन्स की होती है। थीसिस स्टेटमेंट में आप बताते हैं, और स्पेशली जो आपके इशू बेस्ड एसेज हैं उसमें बताते हैं एग्जामिनर को कि आप राइट स्टांस लेंगे या लेफ्ट स्टांस लेंगे। आर यू गोइंग टू एग्री विद दिस थिंग और यू नॉट, और यू आर गोइंग टू डिसएग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो एक बेसिक आइडिया है, क्रक्स है ऐसे का, वो आप थीसिस स्टेटमेंट में अपना लिख देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है, अच्छा, दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू विल फाइंड इन द बुक। ये वो खुद से जो मैंने आइडिया लगाया है कुछ पॉइंट्स का, कि दूसरा पॉइंट आपका होता है द की। की भी इसको कह सकते हैं, आई ओपनर भी कह सकते हैं, कि आपकी आउटलाइन की सेकंड पॉइंट आप लाजमी उसको एक्सप्लेन करते हो इशू क्या है। सपोज अगर आप बात कर रहे हो, जो आज हमने एक आउटलाइन एक्सरसाइज करनी है कि जी वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो आप उसे सेकंड पॉइंट में ही एलैबोरेट करते हो कि जी हाउ वर्ल्ड इज ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और अ रियलिटी, तो आप उसको इस पॉइंट में ही एक्सप्लेन करते हो व्हाई क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी एंड व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज। आई मीन, इसको मैं की इसलिए कहता हूं कि इससे आप अपने एसे का जो ताला है, अपने एसे को खोलते हो, अपने एसे के अंदर इस की के थ्रू एक आप जो है एसे में एंटर होते हो और एग्जामिनर इस की को लाजमी देखता है कि इसने जो बात की उसका क्या लिंक है आपस में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक उसको डिकोड किया था, द न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। तो उसकी की होगी एलेबोरेटिंग द लिंक ऑफ द वार फ्रंट्स on social, economic and the political grounds with the economic zones. ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो आई एम रिमूविंग इट। थर्ड आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि अपनी की बता दी, तो इसको अब मैं कहता हूं नाउ आई एम गोइंग टू डाइव इन, कि मैं अपने एसे में डाइव इन करने लगा हूं। इसमें आपको अगर उस टॉपिक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की जरूरत है तो एक हेडिंग देंगे, बस एक हेडिंग उसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उस हेडिंग के अंदर आप उसको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डोमेन्स में लेकर जाना चाहते हैं ऐसे को, वो ले सकते हैं। यानी आपकी आप बेसिक ऐसे की जो आपकी ड्राइव है वो स्टार्ट हो जाती है, जो भी आपका टॉपिक है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है प्री कंक्लूजन। अच्छा, इसी के अंदर डाइव इन के अंदर भी ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि क्या इस टॉपिक के अंदर सजेशंस आएंगी तो यू वुड ऐड इट। ठीक है,
और फिर वो जो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि क्या ये टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पाकिस्तान सेंट्रिक कोई बात है वो लिखेंगे। I mean, जो भी आपकी एक टेक्निक है वो सारी इस डाइविंग में आएगी, जो भी आपके ऐसे पे एक ड्राइव होगी, जो भी आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी, वो इस ऐसे में आप अपनी उसको वाज़े तौर पे दिखा देते हैं इस पार्ट में। प्री कंक्लूजन होता है कि जब आपने हर चीज़ बता दी और अब आप कंक्लूड करने लगे हैं, तो कंक्लूजन से पहले जो आपका अपोजिंग स्टांस होता है, और दिस प्री कंक्लूजन इज वेरी ट्रू फॉर दोज एसेज जहाँ पे वो आपको आर्गुमेंट करने का कह रहा होता है। जैसे अगर वो कह रहा है कि इस जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहा है और आपने कहा है कि जी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो प्री कंक्लूजन में आप उसको ये बताते हैं कि व्हाई इट इज नॉट अ रियलिटी। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इट्स जस्ट लाइक कि आप जो आपका अपोजिंग स्टांस है, जो आपके थीसिस का एंटी थीसिस है, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको इस लाइन में डिफीट करते हो, प्री कंक्लूजन वाली लाइन में। और इसमें इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना आप लोग के कंक्लूजन के आप एक हेडिंग दोगे प्री कंक्लूजन की, नो, इसका मतलब है कि वो जो लाइन होगी, अभी हम एक आउटलाइन करते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि प्री कंक्लूजन वाला पार्ट कौन सा होता है कंक्लूजन से पहले, और ऑफ कोर्स जो आखिरी पार्ट आता है आपके पास वो कंक्लूजन कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से एक आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको उसका थोड़ा आइडिया हो जाए। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो जब मैं लिखूंगा नंबर्स लाइक 1 2 3, तो उसका मतलब होगा आई एम गिविंग अ बिग हेडिंग, एक जो मेजर हेडिंग है वो दे रहा हूं। जब मैं लिखूंगा अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स का मतलब होगा दैट्स अ सब हेडिंग। एंड व्हेन आई विल राइट द रोमन नंबर्स, तो इसका मतलब होगा दैट्स उसकी सब हेडिंग की सब्सिडरी हेडिंग है ये। ठीक है, जैसे टॉपिक है वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने इसको डिकोड किया, रफ वर्क में गए, हमने देखा इसके अंदर एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है कि जो स्पेशली आपके रिसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वह हमने रफ वर्क किया। नाउ हम उसकी अब प्रॉपर एक आउटलाइन बनाएंगे इस टॉपिक की। ओके, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के नीचे आपकी थीसिस स्टेटमेंट आएगी, आप सेपरेट भी हेडिंग दे सकते हैं कि जी ओइंग टू द recent political, social and the economic situations in the world is at a verge of a conflict। ठीक है, यानी आपने उसको बता दिया कि जी मेरे थीसिस स्टेटमेंट ये है और मैं अपने पूरे एसेस में इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और सोशल जो डोमेन्स हैं उनको एड्रेस करता हुआ कॉन्फ्लिक्ट की जानिब जाऊंगा। दूसरी आपकी होगी की, या आपका आई ओपनर, elucidating या elaborating the link of current, elucidating the link of the current political, economic and the social situation with the major conflicts in the world। ठीक है, world is on a verge of new conflicts है ना हमारा टॉपिक, तो हम इसको यहाँ से लिंक आउट करके अभी ये हमारा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द की, ये हमारी की है, आई ओपनर है। फिर हमारे इसकी जो थर्ड सब हेडिंग होगी, ऑफ कोर्स हम इसमें बताएंगे कि जी इसमें
इसमें कोशिश करनी होती है आउटलाइन में हम थोड़ी सी कैची अपनी वोकेबलरी यूज करते हैं, और वो वोकेबलरी अगेन फ्लावरी नहीं होती है, वो वोकेबलरी का jargon होता है जो आप फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, इकोनॉमिस्ट मैगजीन या करंट अफेयर रिलेटेड मैगजीन्स में यूज करते हैं. द पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स, इन पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स के अंदर आप अगेन वो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यू गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसके सब हेडिंग्स में आप बता सकते हैं पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट में द वोलाटाइल कोरियन पेनिनसुला, द मलाका डिलेमा, यानी जो स्ट्रेट ऑफ मलाका पे है, एंड सो उसको स्क्वीज करते हुए आप पूरे वर्ल्ड के जितने भी पॉलिटिक्स हैं उस पर लेके पाकिस्तान या कम से कम साउथ एशियन रीजन पे ले आएंगे. द अफगान कोनेंड्रम, जो अफगान पीस टॉक्स है उस पर लेके आ सकते हो. तो कहने का मकसद ये है कि आपने अब इसको पॉलिटिकल डोमेन्स में डिस्कस किया सारे टॉपिक को. उसके बाद अगली आप इस पे हेडिंग देंगे, जस्ट कटिंग द होल स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि आपको एक आउटलाइन रटवाई जाए, मकसद ये है कि आप आउटलाइन लिखेंगे कैसे, क्योंकि आउटलाइन लिखना ये कोई रट नहीं सकते आप, ये एक स्किल है, आपको सीखना है और उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में ही इसको एक्सरसाइज करते हैं. इकोनॉमिक डायलेमास, ठीक है. इसमें सबसे पहले ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर है अगेंस्ट यूरोप, आपको पता होगा इसमें 10% है ऑन मेरे ख्याल में एल्यूमिनियम और 25% ऑन स्टील, डू चेक द फिगर्स एंड सो. तो यानी आप इसमें अगेन एक इकोनॉमिक डोमेन में इसको लेके आएंगे. The socio-cultural chaos, leading to new conflicts, for example xenophobia turned into Islamophobia. तो अब यहाँ आप बता रहे हैं कि जी ये सोशो कल्चरल रीजंस हैं, ये किस तरीके से किस वे में नए कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ अटैच्ड हैं, रिलेटेड हैं. अब ये तो हो गया आपका वो सारा पॉइंट डाइव इन. हमने देखा पहला पॉइंट देखा थीसिस स्टेटमेंट का, उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा की का, डाइव इन किया. नाउ जिस चीज़ पे मुझे था कि आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं और प्री कंक्लूजन की हेडिंग ना दें, प्री कंक्लूजन पे आते हैं. 6.6 सब हेडिंग. Now we'll see world is on a verge of a conflict. A reality accepted by common sense. तो ये अब आपका अपोजिंग जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, आपका अपोजिट स्टांस था कि आपको अपोज कर रहा था जो लोग सपोज लिख रहे थे कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने जाते जाते एग्जामिनर को बताया कि जी यू आर ब्रेव इनफ. और इस चीज को मैं कहता हूँ प्री कंक्लूजन ना, कि आपने जाते जाते बताया कि यू आर ब्रेव इनफ, और इस पॉइंट में आप अपना जो एंटी थीसिस है वो भी बताएंगे और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स से, अपने इंटेलेक्ट से इस एंटी थीसिस को भी आप जाते जाते निगेट करके जाते हैं. और फिर ऑफ कोर्स आपकी लास्ट हेडिंग आती है कंक्लूजन की. सो दैट्स हाउ वी राइट द आउटलाइंस.
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वी वुड बी डूइंग इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड द मेन बॉडी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।